दक्षिण में ये समय बेहद कठिन था। यहाँ इस देश के दक्षिण की बात नहीं हो रही बल्कि ये विश्व के दक्षिणी हिस्से की बात है, जहाँ मौसम का चक्र उलट जाता है और बड़े दिन का त्योहार सभ्य राष्ट्रों की तरह सर्दियों में नहीं आता, बल्कि असभ्य और जंगली जगहों की तरह साल के बीच में आता है। यहाँ का कुछ भाग पथरीला और बर्फीला है, दूसरी ओर अनंत तक फैले मैदान हैं जो टिएरा डेल फ्यूगो की ओर द्वीपों की माला में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ दूर स्थित क्षितिज को भी ढक लेती हैं और चारों ओर जैसे समय के शुरुआत से मौजूद एक सघन चुप्पी होती है। इस निविड़ एकांत को बीच बीच में समुद्र की ओर खिसकते दरकते हिमखंड ही तोड़ते हैं। यह एक कठोर जगह है जहाँ तगड़े खुरदरे लोग रहते हैं। जून की सदी की शुरुआत में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे अंग्रेज लोग वापस ले जा सके, इसलिए उन्होंने यहाँ भेड़ें पालने की आधिकारिक अनुमति ले ली। कुछ ही वर्षों में पशु संख्या में इतने अधिक हो गए कि दूर से वे जमीन पर उमड़ घुमड़ रहे बादलों जैसे लगते थे। वे सारी घास चर गए और यहाँ की प्राचीन संस्कृतियों के सभी पूजा स्थलों को उन्होंने रौंद डाला। यही वह जगह थी जहाँ हरमेलिंडा अपने अजीबोगरीब खेल तमाशों के साथ रहती थी। उस अनुपजाऊ मैदान में भेड़पालक लिमिटेड का बड़ा मुख्यालय किसी भूली बिसरी इमारत सा उगा हुआ था। वह इमारत चारों ओर एक बेतुके लॉन से घिरी हुई थी, जिसे संचालक की पत्नी कुदरत की मार से बचाने में लगी रहती थी। वह महिला ब्रितानी साम्राज्य के दूर दराज के इलाके में जीवन बरस करने के कटु सत्य से समझौता नहीं कर पाई थी और उसने कभी कभार भोज पर जाने के मौकों पर अपने पति के साथ सज धज कर जाना जारी रखा। उसका पति पुरातन परंपराओं के गर्भ में दफन एक निरुत्साही सज्जन था। स्पेन की जबान बोलने वाले स्थानीय चरवाहे शिविर बैरकों में रहते थे। कंटीली झाड़ियां और जंगली गुलाबों की बाड़ उन्हें उनके अंग्रेज मालिकों से अलग रखती थी। जंगली गुलाबों की बाड़ लगाना घास के विशाल मैदानों की अनंतता को सीमित करने का एक निष्फल प्रयास था ताकि विदेशियों को वहां इंग्लैंड के कोमल देहात का भ्रम हो। प्रबंधन के दरबानों की निगरानी में सारे कामगार बड़े दुख तकलीफ में रहते थे। ठिठुरने वाली ठंड में उन्हें महीनों तक गर्म शोरबा भी नसीब नहीं होता था। वे उतना ही उपेक्षित जीवन जीते थे जितनी उनकी भेड़ें। शाम को हमेशा कोई न कोई गिटार उठा लेता और हवा में भावुक गीत तैरने लगते। प्यार के अभाव में वे इतने दरिद्र हो गए थे कि वे अपनी भेड़ों, यहाँ तक कि तट पर पकड़ ली गई सील मछलियों को भी गले लगाकर उनके साथ सो जाते थे। हालांकि रसोइया उनके खाने में शोरा छिड़कता था ताकि उनका जिस्मानी उत्ताप और उनके स्मृति की आग ठंडी हो जाए। सील मछलियों के बड़े स्तन उन्हें दूध पिलाने वाली मां की याद दिलाते और यदि वे जीवित, गर्म और धड़कती सील मछली की खाल उतार लेते तो प्रेम से वंचित व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके ऐसी कल्पना कर सकता था कि उसने किसी जलपरी को आगोश में ले लिया था। इतनी अड़चनों के बावजूद कामगार अपने मालिकों से ज्यादा मजे करते थे और इसका पूरा श्रेय हरमेलिंडा के अवैध खेल तमाशों को जाता है। हरमेलिंडा उस पूरे इलाके में एकमात्र युवती थी, यदि हम उस अंग्रेज महिला को छोड़ दें जो खरगोशों का शिकार करने के लिए अपनी बंदूक उठाए गुलाबों के बाड़ को पार करके उस इलाके में घूमती रहती थी। ऐसे में भी पुरुषों को उस अंग्रेज महिला के टोपी से ढके सिर की एक झलक भर दिखती थी और धूल का गुबार और खरगोशों का पीछा कर रहे भौंकते हुए शिकारी कुत्ते ही नजर आते थे। दूसरी ओर हरमेलिंडा एक ऐसी युवती थी जिसे वे जी भरकर निहार सकते थे, एक ऐसी युवती जिसकी धमनियों में यौवन का गर्म खून बहता था और जो मौज मस्ती में रुचि लेती थी। वह कामगारों को राहत देने का काम करती थी, साथ ही 4 पैसे भी कमा लेती। उसे आमतौर पर सभी पुरुष अच्छे लगते थे जबकि कुछ पुरुषों में उसकी विशेष रुचि थी। उन कामगारों और चरवाहों के बीच उसका दर्जा किसी महारानी जैसा था। उसे उनके काम और चाहत की गंध से प्यार था। उनकी खुरदरी आवाज, बड़ी हुई दाढ़ी वाले उनके गाल, उनके झगड़ालू किंतु निष्कपट स्वभाव और उसके हाथों की आज्ञा मानती उनकी गठी हुई देह, उसे इन सबसे प्यार था। वह अपने ग्राहकों की भ्रामक शक्ति और नजाकत से वाकिफ थी किंतु उसने कभी भी इन कमजोरियों का फायदा नहीं उठाया था। इसके ठीक उलट वह इन दोनों ही चीजों से प्रभावित थी। उसके कामोत्तेजक स्वभाव को मात्र सुलभ कोमलता के लेश नर्म बनाते थे। अक्सर रात के समय वो किसी जरूरतमंद कामगार की फटी कमीज सिल रही होती या किसी बीमार चरवाहे के लिए खाना बना रही होती या दूर कहीं रहती किसी मजदूर की प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिख रही होती।
छूने वाली टीम की छत के नीचे हरमेलिंडा ने एक ऊन भरा गद्दा बिछा रखा था जिसके सहारे वह 4 पैसे कमा लेती थी। जब तेज हवा बहती तो वह टीन की छत वीणा और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों की मिली जुली आवाज निकालते हुए बजने लगती। हरमेलिंडा मांसल देह वाली युवती थी जिसकी त्वचा बेदाग थी। वह दिल खोलकर हंसती थी और उसमें गजब का धैर्य था। कोई भेड़ या खाल उतार ली गई सील मछली कामगारों को उतना मजा नहीं दे सकती थी। क्षणिकालिंगन में भी वह एक उत्साही और जिंदादिल मित्र की तरह पेश आती थी। किसी घोड़े जैसी उसकी गठी हुई जांघों और सुडौल उरोजों की खबर 600 किलोमीटर में फैले उस पूरे जंगली प्रांत में चर्चित हो चुकी थी, और दूर दूर से प्रेमी मीलों की यात्रा करके उसके साथ समय बिताने के लिए यहाँ आते थे। शुक्रवार के दिन दूर दूर से घुड़सवार इतनी व्यग्रता से वहां पहुंचते कि उनके घोड़ों के मुंह से झाग निकल रहा होता। अंग्रेज मालिकों ने वहां शराब पीने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन हरमेलिंडा ने अवैध रूप से दारू बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। ये दारू उसके मेहमानों के उत्साह और जोश को तो बढ़ा देती थी किंतु उनके जिगर का बेड़ा गर्क कर देती थी। इसी की मदद से रात में मनोरंजन के समय लालटेनें भी जलाई जाती थीं। पीने पिलाने के तीसरे दौर के बाद शर्तें लगनी शुरू हो जाती थीं, जब पुरुषों के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर पाना या ठीक से कुछ भी सोच पाना असंभव हो जाता था। हरमेलिंडा ने बिना किसी को धोखा दिए मुनाफा कमाने की एक पक्की योजना बना रखी थी। पत्ते और पासे के खेलों के अलावा सभी पुरुष कई अन्य खेलों पर भी अपने हाथ आजमा सकते थे। इन खेलों में जीतने वालों को इनाम के तौर पर स्वयं हरमेलिंडा का साथ मिलता था। हार जाने वाले पुरुष अपने रुपए पैसे हरमेलिंडा को सौंप देते। हालांकि विजयी पुरुषों को भी यही करना पड़ता था, किंतु उन्हें हरमेलिंडा के साथ थोड़ी देर के लिए अपना मन बहलाने का अधिकार मिल जाता था। समय की पाबंदी हरमेलिंडा की अनिच्छा की वजह से नहीं थी। दरअसल वह अपने काम काज में इतना व्यस्त थी कि उसके लिए हर पुरुष को अलग से ज्यादा समय दे पाना संभव नहीं था। अंधा मुर्गा नामक खेल में खिलाड़ियों को अपनी पतलूनों उतार देनी होती थीं, हालांकि वे अपने जैकेट, टोपियां और भेड़ की खाल से बने जूते पहने रख सकते थे क्योंकि अंटार्कटिक की कपा देने वाली ठंडी हवा से बचना जरूरी था। हरमेलिंडा सभी पुरुषों की आंखों पर पट्टियां बांध देती और फिर पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो जाता। कभी कभी इस पकड़ धाकड़ से उपजा शोर इस हद तक बढ़ जाता कि वह रात की नीरवता को चीरता हुआ शांत बैठे उस अंग्रेज दंपत्ति के कानों में भी जा पड़ता, जो सोने से पहले श्रीलंका से आए अपनी अंतिम चाय पी रहे होते। हालांकि दोनों पति पत्नी कामगारों का ये कामुक कोलाहल सुनने के बाद भी ऐसा दिखाते जैसे वह शोर मैदानी इलाके में चलने वाली तेज हवा की साए साए मात्र हो। जो पहला पुरुष आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद हरमेलिंडा को पकड़ लेता, वह खुद को भाग्यवान समझता और उसे अपने आगोश में लेकर किसी विजयी मुर्गे की तरह कुकड़ूकू करने लगता। झूले वाला खेल भी कामगारों के बीच बेहद लोकप्रिय था। हरमेलिंडा रस्सियों से छत से लटके एक तख्ते पर बैठ जाती। पुरुषों की भूखी निगाहों के बीच हंसती हुई वह अपनी टांगों को इस कदर फैला लेती कि वहां मौजूद सभी लोगों को ये पता लग जाता कि उसने अपने पीले घाघरे के नीचे कुछ नहीं पहन रखा। सभी खिलाड़ी एक पंक्ति बना लेते। उन्हें हरमेलिंडा को हासिल करने का केवल एक मौका मिलता। उनमें से जो भी सफल होता वह स्वयं को उस सुंदरी की जांघों के बीच दबा हुआ पाता। झूले झूलते हुए ही हरमेलिंडा उसे अपने घाघरे के घेरों के बीच लेकर हवा में उठा लेती। लेकिन इस आनंद का मजा कुछ ही पुरुष ले पाते। अधिकांश खिलाड़ी अपने साथियों की हुल्लड़बाजी के बीच हारकर फर्श पर लुढ़क जाते। मेढक का मुंह नाम के खेल में तो कोई भी आदमी अपने पूरे महीने की तनख्वाह केवल 15 मिनटों में हार सकता था। हरमेलिंडा खड़िया से फर्श पर एक लकीर खींच देती और 4 कदम दूर एक गोल घेरा बना देती। उस घेरे में वह अपने घुटने दूर फैलाकर पीठ के बल लेट जाती। लालटेनों की रोशनी में उसकी टांगों का रंग सुनहरा लग रहा होता। फिर उसकी देह का नीम अंधेरा मध्य भाग खिलाड़ियों को किसी खुले फल सा दिखने लगता। ये किसी प्रसन्न मेढक के मुंह जैसा भी लगता, जबकि कमरे की हवा कामुकता से भारी और गर्म हो जाती। खिलाड़ी खड़िया से खींची गई लकीर के पीछे खड़े होकर बारी बारी से अपने अपने सिक्के लक्ष्य की ओर फेंकते।
उन पुरुषों में से कुछ तो अचूक निशानेबाज थे जो पूरी रफ्तार से दौड़ रहे किसी डरे हुए जानवर को अपने सधे हुए हाथों से उसकी दो टांगों के बीच पत्थर मारकर उसी पल वहीं का वहीं रोक सकते थे। लेकिन हरमेलिंडा को एक छकाने वाला तरीका आता था। वो अपनी देह को बड़ी चालाकी से इधर उधर सरकाती रहती थी। ठीक अंतिम मौके पर उसकी देह ऐसी फिसलती कि सिक्का निशाना चूक जाता, जो सिक्के गोल घेरे के भीतर गिरते हुए उसके हो जाते। यदि किसी भाग्यवान पुरुष का निशाना स्वर्ग के द्वार पर लग जाता तो उसके हाथ जैसे किसी शहंशाह का खजाना लग जाता। विजयी खिलाड़ी पर्दे के पीछे परम आह्लाद की अवस्था में हरमेलिंडा के साथ 2 घंटे बिता सकता था। जिन मुट्ठी भर पुरुषों को ये सौभाग्य मिला था वे बताया करते थे कि हरमेलिंडा कामक्रीड़ा के प्राचीन गुप्त राज जानती थी। वो इस प्रक्रिया के दौरान किसी पुरुष को मृत्यु के द्वार तक ले जाकर उसे एक अनुभवी और अक्लमंद व्यक्ति के रूप में वापस लौटा लाती थी। ये सब तब तक वैसे ही चलता रहा जब तक एक दिन पेब्लो नाम का व्यक्ति वहां नहीं आ गया। कुछ सिक्कों के एवज में केवल कुछ ही लोगों ने परम आह्लाद के उन चंद घंटों का आनंद लिया था, हालांकि कई अन्य लोगों ने अपना पूरा वेतन लुटाने के बाद जाकर वह सुख भोगा था। हालांकि तब तक हरमेलिंडा ने भी अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली थी, किंतु ये काम छोड़कर साधारण जीवन जीने का विचार उसे कभी नहीं आया। असल में हरमेलिंडा को अपने काम में बहुत मजा आता था और अपने ग्राहकों को आनंद की अनुभूति देने में उसे गर्व महसूस होता था। पेब्लो नाम का यह आदमी देखने में पतला दुबला था। उसकी हड्डियां किसी चिड़िया जैसी थीं और उसके हाथ बच्चों जैसे थे, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट उसके दृढ़ निश्चय के बिल्कुल विपरीत थी। भरे पूरे अंगों वाली हंसमुख हरमेलिंडा के सामने वह किसी चिड़चिड़े मुर्गे सा लगता था, किंतु उसका मजाक उड़ाने वाले उसके कोप का भाजन बन गए। गुस्सा दिलाने पर वह किसी विषैले सर्प सा फुफकारने लगता। हालांकि वहां झगड़ा नहीं बढ़ा, क्योंकि हरमेलिंडा ने ये नियम बना रखा था कि उसकी छत के नीचे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जब उसका सम्मान स्थापित हो गया तो पेब्लो भी शांत हो गया। उसके गंभीर चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। वह बहुत कम बोलता था। उसके बोलने से यह पता चलता था कि वह यूरोपीय मूल का था। दरअसल पुलिस वालों को झांसा देकर वह स्पेन से निकल भागा था और अब वह एंडीज पर्वत श्रृंखला के संकरे दर्रों से होकर वर्जित सामानों की तस्करी करता था। वह एक बदमिजाज, झगड़ालू और एकाकी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो मौसम, भेड़ों और अंग्रेजों की खिल्ली उड़ाया करता था। उसका कोई निश्चित घर नहीं था और न वह किसी से प्यार करता था, न ही उसकी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी थी। लेकिन यौवन की लगाम उसके हाथों में ढीली पड़ रही थी और उसकी हड्डियों में खा जाने वाला अकेलापन घुसने लगा था। कभी कभी जब उस बर्फीले प्रदेश में सुबह के समय उसकी नींद खुलती तो उसे अपने अंग अंग में दर्द महसूस होता। ये दर्द लगातार घुड़सवारी करने की वजह से मांसपेशियों के सख्त हो जाने के कारण हुआ दर्द नहीं था, बल्कि यह तो जीवन में दुख और उपेक्षा की मार झेलते रहने की वजह से हो रहा दर्द था। असल में वह अपने एकाकी जीवन से थक चुका था, किंतु उसे लगता था कि वह घरेलू जीवन के लिए नहीं बना था। वह दक्षिण की ओर इसलिए आया था क्योंकि उसने उड़ती उड़ती सी यह खबर सुनी थी कि दुनिया के अंत में स्थित दूर कहीं बियाबान में एक युवती रहती थी जो हवा के बहने की दिशा बदल सकती थी, और वह उस सुंदरी को अपनी आंखों से देखना चाहता था। लंबी दूरी और रास्तों के खतरों ने उसके निश्चय को कमजोर नहीं किया और अंत में जब वह हरमेलिंडा के शराबखाने पर पहुंचा और उसे करीब से देखा तो वह उसी पल इस नतीजे पर पहुंच गया कि वह भी उसकी तरह की मिट्टी की बनी थी और इतनी लंबी यात्रा करके आने के बाद हरमेलिंडा को प्राप्त किए बिना उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो कमरे के एक कोने में बैठकर हरमेलिंडा की चालों का अध्ययन करता रहा और अपनी संभावनाओं को आंकता रहा। पेब्लो की आंतें जैसे इस्पात की बनी थीं। हरमेलिंडा के यहाँ बनी दारू के कई गिलास पीने के बाद भी उसके होशो हवास पूरी तरह कायम थे। उसे बाकी सभी खेल बेहद बचकाने लगे और उसने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन ढलती हुई शाम के समय अंत में वह घड़ी आ ही गई जिसकी सबको शिद्दत से प्रतीक्षा थी। मेढक के मुंह का खेल शुरू होने वाला था। दारू को भूलकर पेब्लो भी खड़िया से खींची गई लकीर और घेरे के पास खड़े पुरुषों की भीड़ में शामिल हो गया। घेरे में पीठ के बल लेटी हरमेलिंडा उसे किसी जंगली शेरनी की तरह सुंदर लग रही थी।
उसके भीतर का शिकारी जागृत होने लगा और अपनी लंबी यात्रा के दौरान उसने एकाकीपन का जो अनाम दर्द सहा था, अब वह एक मीठी प्रत्याशा में बदल गया। उसकी निगाहें हरमेलिंडा के उन तलवों, घुटनों, मांसपेशियों और सुनहरी टांगों को सोखती रहीं जो घाघरे से बाहर कहर ढा रही थीं। वह जान गया कि उसे ये सब हासिल करने का केवल एक अवसर मिलेगा। पेब्लो नियत जगह पर पहुंचा और अपने पैर जमीन पर जमा कर उसने निशाना साधा। वह कोई खेल नहीं, उसके अस्तित्व की परीक्षा थी। चाकू जैसी अपनी धारदार निगाहों से उसने हरमेलिंडा को स्तंभित कर दिया, जिसकी वजह से वह सुंदरी हिलना डुलना भूल गई। या शायद बात यह नहीं थी। ये भी संभव है कि अन्य पुरुषों की भीड़ में से शायद हरमेलिंडा ने ही पेब्लो को अपने साथ के लिए चुना हो। जो भी रहा हो, पेब्लो ने एक लंबी सांस ली और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उसने लक्ष्य की ओर सिक्का उछाल दिया। सिक्के ने अर्धचंद्राकार मार्ग लिया और भीड़ के सामने ही सीधा निशाने पर जा लगा। इस कारनामे को वाहवाहियों और ईर्ष्या भरी सीटियों से सराहा गया। तस्कर लापरवाही से 3 कदम आगे बढ़ा और उसने हरमेलिंडा का हाथ पकड़कर उसे अपने आगोश में खींच लिया। 2 घंटों की अवधि में वह ये साबित करने के लिए तैयार लग रहा था कि हरमेलिंडा उसके बिना नहीं रह सकती। वह उसे लगभग खींचता हुआ दूसरे कमरे के भीतर ले गया। बंद दरवाजे के बाहर खड़ी पुरुषों की भीड़ दारू पीती रही और 2 घंटे का समय बीतने की प्रतीक्षा करती रही, किंतु पेब्लो और हरमेलिंडा 2 घंटे बीत जाने के बाद भी बाहर नहीं आए। 3 घंटे हो गए, फिर 4 और अंत में पूरी रात बीत गई। सवेरा हो गया। काम पर जाने की घंटी बजने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दोनों प्रेमी दोपहर के समय कमरे से बाहर आए। बिना किसी की ओर देखे पेब्लो सीधा अपने घोड़े की ओर बाहर चला गया। उसने फटाफट हरमेलिंडा के लिए एक दूसरे घोड़े का और उनका सामान उठाने के लिए एक खच्चर का प्रबंध किया। हरमेलिंडा ने घुड़सवारी करने वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसके पास रुपयों और सिक्कों से भरा एक थैला था जो उसने कमर से बांध रखा था। उसकी आंखें एक नई तरह की खुशी से चमक रही थीं और उसकी कामोत्तेजक चाल में संतोष की थिरकन थी। गंभीरता से दोनों ने अपना सामान खच्चर की पीठ पर लाद कर बांधा। फिर वे अपने अपने घोड़ों पर बैठे और रवाना हो गए। चलते चलते हरमेलिंडा ने अपने उदास प्रशंसकों की ओर हल्का सा हाथ हिलाया और फिर बिना एक बार भी पीछे देखे वह पेब्लो के साथ दूर तक फैले उस बंजर मैदान की ओर चली गई। वो कभी वापस नहीं आई। हरमेलिंडा के चले जाने से उपजी निराशा और हताशा कामगारों पर इस कदर हावी हो गई कि उनका ध्यान बटाने के लिए भेड़पालक लिमिटेड कंपनी के प्रबंधकों को झूले लगवाने पड़े। अंग्रेज मालिकों ने वहां कामगारों के लिए तीरंदाजी और बर्छेबाजी की प्रतियोगिताएं शुरू करवाईं ताकि वे लोग वहां निशानेबाजी का अभ्यास कर सकें। यहाँ तक कि मालिकों ने मिट्टी से बना खुले मुंह वाला एक मेढक भी लंदन से आयात किया ताकि सभी कामगार सिक्के उछालने की कला में पारंगत हो सके, पर ये सभी चीजें उपेक्षित पड़ी रहीं। अंत में ये सभी खिलौने अंग्रेज संचालक के मकान के अहाते में डाल दिए गए, जहां आज भी शाम का अंधेरा होने पर अंग्रेज लोग अपनी ऊब दूर करने के लिए इनसे खेलते हैं। इजाबेल अलेंडे की कहानी टोड्स माउथ का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद।